हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, अब हम और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में आपको मदद करेगा। तो आपको अगर प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो करिए। वहाँ भी मेरे बहुत सारे लर्नर्स हैं, मेरे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ही स्क्रीन पे है। विच डज नॉट कॉज सॉइल पॉल्यूशन? सो विच अमंग द ऑप्शंस इज नॉट गोइंग टू कॉज सॉइल पॉल्यूशन? मतलब कौन सॉइल पॉल्यूशन नहीं करता है, ये बताइए। इसमें से कौन सॉइल पॉल्यूशन नहीं करता है? हाइड्रो पावर प्लांट्स, बी थर्मल पावर प्लांट्स, सी एग्रीकल्चर सेक्टर, डी ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इसमें से कौन ऐसा है जो सॉइल पोल्यूशन नहीं करता, मतलब मृदा प्रदूषण जो नहीं करता है? देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हमारे सभी स्टूडेंट्स को हेल्प हो। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश so that all the students can understand this. These are very very important questions which are going to help you in your NTA UGC NET paper 1 exam. So friends, I think time is enough. Now you can give the answer. इनमें से कौन है जो सॉइल पॉल्यूशन नहीं करता है? इस पे फोकस करना है आपने हमेशा क्वेश्चन में, नॉट। तो विच डज नॉट कॉज सॉइल पॉल्यूशन? येस, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर नाउ। अब मैं आंसर देने जा रहा हूँ। इट इज़ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो सॉइल पोल्यूशन नहीं करता है, ये मेनली एयर पोल्यूशन करता है। ठीक है, बाकी सारे सॉइल पोल्यूशन करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है जो नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इस वर्ड पे हमेशा ध्यान देना, जहाँ पे नॉट वगैरह हो ना, बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो इनमें से कौन सॉइल पोल्यूशन नहीं करता है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर सॉइल पोल्यूशन नहीं करता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपकी गाड़ी, रेलगाड़ी, ट्रेन, बस, ट्रक, कार सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो मेनली क्या करता है? एयर पोल्यूशन करता है। इसका शेयर कितना है पोल्यूशन में? 70%। सोच लीजिए, पोल्यूशन में इसका शेयर 70% है। 70% जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसी का 70%, यानी कि 70% जो पॉल्यूशन होता है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर मतलब जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं, जितनी प्रकार की गाड़ियाँ रोड पे है ना, ट्रेन हो चाहे एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, कार हो, जो भी हो, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वाले साधन हैं सब पॉल्यूशन करते हैं। तो ये मेनली कौन सा पॉल्यूशन करते हैं? एयर पॉल्यूशन करते हैं, याद रखना, यानी कि वायु प्रदूषण करते हैं मेनली। ठीक है, क्या करते हैं ये? मेनली वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन करते हैं। और ये 70%, 70% इनकी भागीदारी होती है सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की भागीदारी होती है 70% एयर पोल्यूशन में, याद रखना। ठीक है, तो और मेजर पॉल्यूटेंट क्या रिलीज़ करते हैं ये? कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ साथ में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पार्टिकुलेट होते हैं। ये सारी चीज़ें रिलीज होती हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से एज ए पॉल्यूटेंट्स। मतलब ये सब प्रदूषक तत्व जो निकलते हैं यही हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और पार्टिकुलेट। ये सारे जो हैं ये सब के सब में एयर पोल्यूशन करते हैं। ठीक, अब देखिए रोड ट्रांसपोर्ट जो है कंट्रीब्यूट करता है कितना? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि ये मेजर ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ करता है, और ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जिससे कि हमारे पृथ्वी का औसत जो तापमान है वो बढ़ रहा है। सो रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ये ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट अमाउंट याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कौन कंट्रीब्यूट करता है? रोड ट्रांसपोर्ट। ये रिलीज़ करता है मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज़ फाउंड इन। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है, ये कहाँ पाया जाता है? ए डेल्टा रीजन, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी सिक्किम, डी राजस्थान। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन शायद कहीं आया भी है, एक साल किसी साल आया है। तो ये सब के सब आपको क्वेश्चंस एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 में मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक बर्ड है ये कहाँ पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए इसका आंसर बता रहा हूँ अब मैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक पक्षी है ये पाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो देखिए जो ग्रेट इंडियन
बस्टर्ड है, बर्ड है ये मेनली आजकल कहाँ पाया जाता है एट प्रेजेंट? ये मेनली गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। याद रखना, ये आजकल इधर ही ज़्यादातर पाया जाता है। पहले तो और भी जगहों में पाया जाता था, लेकिन रिसेंटली आजकल मतलब जो है यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में। सो द ग्रेट बर्ड इज़ मेनली found in Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka and Madhya Pradesh. So this is the area where it is mainly found. Okay, and it is one of the heaviest bird. ये उन पक्षियों में से जो बहुत भारी होते हैं, काफ़ी जिनका वेट भारी भरकम होते हैं, उसमें से होते हैं। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में, याद रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस कैटेगरी में आता है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और ये प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के द्वारा। सो इट इज़ हेवियस्ट बर्ड एंड इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड and it is protected by the Wildlife Protection Act of 1972. So remember that it is protected by the Wildlife Protection Act of 1972. Okay, so आपको ये याद रखने सारे पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स मैं इतने सारे इसलिए बता देता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन में भी रिपीट हो सकता है, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, विच क्वालिटी ऑफ टीचर इज़ मोस्ट लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कौन सी क्वालिटी टीचर की सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? कंपैशन, डिसिप्लिन, आइडियलिस्ट फिलॉसफी और एंटरटेनिंग। चलिए जल्दी से बताइए, टीचर की कौन सी क्वालिटी बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है? जल्दी से इसका आंसर कर दिए फटाफट। विच क्वालिटी ऑफ टीचर इज़ मोस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स को टीचर की कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? देखिए एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, वो है कंपैशन। कंपैशन ये क्वालिटी बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब देखिए कंपैशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भाई बहुत उदार, बहुत ही मतलब दयालुता के साथ, बहुत ही नरम भाव से देखना। तो स्टूडेंट्स लाइक द क्वालिटी ऑफ कंपैशन इन अ टीचर। क्यों? इससे क्या होता है, वो बहुत ही फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत ही क्लोज हो जाते हैं टीचर से, और आसानी से उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता है। तो उससे वे टीचर से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाते हैं। तो टीचर के अंदर कंपैशन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। कंपैशन मतलब उदार, एकदम दयालुता, दया के साथ, सहानुभूति जिसको बोलते हैं। तो सहानुभूति आप कह सकते हो, कंपैशन कह सकते हो, उदार, बहुत उदारवादी व्यवहार कह सकते हो। ये सारा बच्चों को इसलिए पसंद आता है। इससे क्या होता है, बच्चे टीचर से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाते हैं, अच्छा फ्रेंडली बॉन्ड बना पाते हैं, बहुत क्लोज हो जाते हैं और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं, बिल्कुल घबराते नहीं हैं वो। तो स्टूडेंट टीचर को ऐसा व्यवहार रखना चाहिए ताकि बच्चे उसके साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकें। तो कंपैशन अगर वो शो करेगा तो बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, जल्दी से देखिए इसको, क्या है ये, हाउ मेनी रीजनल ऑफिस ऑफ यूजीसी आर देयर? यूजीसी के कितने रीजनल ऑफिस हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भाई आंटी ये यूजीसी नेट दे रहे हो, तो ये तो पूछा जा सकता है ना कि यूजीसी के कितने ऑफिस होते हैं। तो याद रखिएगा कि यूजीसी के कितने ऑफिस होते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। यूजीसी के 6 रीजनल ऑफिस हैं, ठीक है। यूजीसी के कितने रीजनल ऑफिस हैं? 6। चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ हैं। देयर आर 6 रीजनल सेंटर्स ऑफ यूजीसी लोकेटेड एट पुणे, भोपाल, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर एंड कोलकाता। याद कर लो, ठीक है। 6 रीजनल ऑफिस हैं यूजीसी के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। एक पुणे में है, एक भोपाल में है, एक हैदराबाद में है, एक गुवाहाटी में है, एक बेंगलोर में है, एक कोलकाता। याद कर लीजिए, पुणे, भोपाल, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर, कोलकाता, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का? सबको पता है दिल्ली में है। कब फॉर्म्ड हुआ था ये? 28 दिसंबर 1953 को ये फॉर्म्ड हुआ था यूजीसी। 28 दिसंबर 1953 को फॉर्म्ड हुआ था, ये याद रखना। फॉर्म्ड कब हुआ था? 28 दिसंबर 1953 को, ठीक है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये। इसके जो करंट चेयरमैन है कौन है? डीपी सिंह है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। यूजीसी के करंट चेयरमैन कौन है? डीपी सिंह है। ये कब सेटअप हुआ था ये याद रखिएगा, ये अलग डेट है। इट वॉज सेटअप इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी एक्ट, मतलब किस एक्ट से? हाँ, इट वॉज सेटअप इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी एक्ट 1956। ये यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा इसके द्वारा ये सेटअप हुआ था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ ये सारे पॉइंट्स इसलिए समझाए जा रहे हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जितने भी बताएं सारे याद रखने हैं, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी है क्या? हाँ, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए, तो बोल रहा है कि भाई नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट्स, जो नल हाइपोथेसिस होती है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नल हाइपोथेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इक्वालिटी, बी नथिंगनेस, सी सिमिलैरिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो नल हाइपोथेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? नल हाइपोथेसिस क्या दिखाता है? इक्वालिटी दिखाता है, नथिंगनेस दिखाता है, सिमिलैरिटी दिखाता है, या ऑल द अबव? तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ अब, जल्दी से बताइए। नल हाइपोथेसिस दिखाता है ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि नल हाइपोथेसिस में इक्वालिटी शो करते हैं, नथिंगनेस भी शो करते हैं, सिमिलैरिटी भी शो करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए जानते हैं नल हाइपोथेसिस के बारे में। अब देखिए, नल हाइपोथेसिस होता क्या है भाई? ये एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है जो क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑल द अबव स्टेटेड फैक्ट्स। ठीक है, क्या होता है? नल हाइपोथेसिस प्रेजेंट करता है नो रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप्स, मतलब इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं शो करता। ये सारे पॉइंट समझ लीजिए। नल हाइपोथेसिस क्या प्रेजेंट करता है? नो रिलेशनशिप। ये याद रखना, नो वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे नथिंगनेस की बात आती है, हाँ भाई कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस। नो रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है दो ग्रुप्स में। और जब कोई चीज़ एब्सेंस हो, मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पर, जैसे बोल दे भाई इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, नो, किसी का एब्सेंस शो करता है, तो इसका मतलब दोनों चीज़ें क्या है? सिमिलर है, तो किसी की सिमिलैरिटी भी शो कर रहा है। मान लीजिए भाई दो चीज़ें हैं, ए और बी, जब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलैरिटी भी शो कर रहा है, डिफरेंस नहीं है शो कर रहा है, नथिंगनेस शो कर रहा है। ठीक है, नो रिलेशनशिप बता रहा है, एब्सेंस है इनके बीच में कोई क्वालिटी की, कि हाँ भाई इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों सेम है, तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, है ना। ये सारी बातें जब ये बताता है, इसी को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और देखिए क्या बोल रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स नो इफेक्ट। ये क्या दिखाता है? नो इफेक्ट या नो डिफरेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच नॉट। ये एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है, एच नॉट। ठीक है, तो एच नॉट ऐसे लिखा जाता है, याद रखना। एच मतलब बड़ा सा रहेगा और वो छोटा सा रहेगा, तो एच नॉट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ये हमेशा नो इफेक्ट या नो डिफरेंस को दिखाता है, यानी कि सिमिलैरिटी को दिखाता है। जब नो डिफरेंस है तो सिमिलैरिटी है, एच नॉट से रिप्रेजेंट होता है। नल हाइपोथेसिस एज्यूम देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये क्या दिखाता है? कोई भी रिलेशनशिप वेरिएबल्स में नहीं है, जो भी मतलब स्टैटिकली जो मतलब मायने रखता हो, ऐसा कोई वेरिएबल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या दिखाता है? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये दिखाता है कि दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी स्टैटिकली सिग्निफिकेंस नहीं है, स्टैटिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। अब जैसे एग्जांपल देखिए, फैमिली बैकग्राउंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस। भाई इंटेलिजेंट तो कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जो अमीर घर में वही इंटेलिजेंट पैदा हो। तो यहाँ पे क्या दिखा दिया? नो। ये एक मतलब हाइपोथेसिस है कि फैमिली बैकग्राउंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस। अब देखना पड़ेगा भाई, अमीर घर का बच्चा, कम अमीर का घर का बच्चा, बहुत गरीब घर का बच्चा, अगर मान लो दो ही हम कंसिडर करें, एक गरीब घर का बच्चा, एक अमीर घर का बच्चा, तीसरा छोड़ दो, अब दोनों में हम ये पाएंगे, इसको चेक करेंगे अब कि भाई इनके ऊपर इंटेलिजेंस पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो यहाँ बता दिया, ये हाइपोथेसिस इस तरह से होगी कि फैमिली बैकग्राउंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस। मान लीजिए ये अमीर घर का है और ये गरीब घर का है, ये रिच है और ये पुअर है, तो रिच और पुअर में क्या है? देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑन इंटेलिजेंस। दोनों का इंटेलिजेंस कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये होगी हमारी एक नल हाइपोथेसिस। जब जहाँ पे नो आ रहा हो, इसका मतलब वहाँ पे नल हाइपोथेसिस है। ठीक, अब हाइपोथेसिस बात करें तो हाइपोथेसिस होती क्या है? हाइपोथेसिस एक स्पेक्यूलेशन होता है, एक अंदाज़ा होता है, एक प्रपोज सॉल्यूशन होता है, एक मतलब गेस होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, एक प्रपोज्ड सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, एक स्पेक्यूलेशन हो सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे पहले बोला ना कि भाई फैमिली बैकग्राउंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस, तो ये प्रपोज्ड है, इसको चेक करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा सच में है कि नहीं। तो हाइपोथेसिस क्या होती है? एक स्पेक्यूलेशन होता है या प्रपोज सोल्यूशन होता है किसी भी क्वेश्चन का, जो सब्जेक्ट होता है किसको? एक्सपेरिमेंटेशन को। इसको एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट किया जाएगा, फिर बाद में सेलेक्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। तो हाइपोथेसिस क्या है? एक प्रपोज सोल्यूशन है, एक स्पेक्यूलेशन है, एक प्रपोज सोल्यूशन है किसी भी
क्वेश्चन का, जो सब्जेक्टेड है किसको, विच इज़ सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंटेशन, इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा अब हम टेस्ट करेंगे। तो ये सेलेक्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। तो हाइपोथेसिस सेलेक्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इस तरह से ये नल हाइपोथेसिस क्या होता है वो हमने जाना, फिर बाद में जाना कि हाइपोथेसिस क्या होता है एक्चुअली। तो हाइपोथेसिस क्या है, एक गेस है, एक स्पेकुलेशन है, एक प्रपोज सॉल्यूशन है जो भी एकदम कंफर्म नहीं है, बहुत कम एविडेंस है, बहुत कम प्रूफ है इस चीज़ के, उसके बेस पे हमने एक प्रपोज सॉल्यूशन मान लिया है। फिर उसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे, देखेंगे, फिर ये सेलेक्ट हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है हाइपोथेसिस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज के और 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो इसमें अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे पूछिएगा, और अगर प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा हो आपको तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, तो सबको पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो करिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरे पास 1200-1300 बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे। आप मुझसे यहाँ भी पढ़ सकते हैं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। मैं अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहा हूँ दोनों जगह पर। तो अच्छे से ये समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। तो स्टूडेंट्स डेली मैं ये 5-5 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ NTA UGC नेट पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ। जिसको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना हो वो तो मुझे ज़रूर फॉलो कर ले पेपर 2 के लिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर ले और हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर भी फॉलो कर ले। तो पेपर 2 में मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे प्रेजेंटेशन है मेरे पास। आप आइए, कमेंट करके बताइए, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।